सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ कंसेप्ट जो रह गए थे हमारी लास्ट वीडियो में। हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये हमने पढ़ा। तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कि हम हमारे पास जो भी स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हम किस तरीके से वैल्यू करते हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो अब स्टॉक को हम किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं उसको हम देखते हैं। तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जब भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं तो स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड द फिक्स कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। So whereas in marginal costing stocks are valued at variable cost only, this method does not result in carrying over of fixed cost of one period to another, so as it happen in case of absorption costing. So in other words, valuation of stock is done at a lower price in marginal costing, thus profit will differ under two method of costing. Simply क्या है, एक कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रही है तो उस केस में जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो यहाँ पे जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है या फिर जो फिनिश गुड होता है जो सोल्ड नहीं हुआ होता, तो उस केस में अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टॉक को हम जो है इस वैल्यू करने के लिए, इसकी कॉस्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करें तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्टॉक है इसकी वैल्यू को हम वेरिएबल कॉस्टिंग के बेसिस पे जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि दोनों ही मेथड में हमारा जो प्रॉफिट है वो अलग डिपिक्ट बताएगा, ठीक है। Valuation of stock is done at a lower price in marginal costing, so profit will differ under these two method of costing. अब क्या होता है कि अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने फिक्स कॉस्ट को भी लिया और हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी लिया, तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें कम दिखेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें कम दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया है, तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन अगर आप लेके चलो तो यहाँ पे हमने कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्यों सेल करते हैं। रीज़न ये होता है कि हम फिक्स कॉस्ट को इसलिए कंसिडर नहीं करते, हो सकता है कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, मार्केट में हम कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए, या फिर मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को डंप करना चाहते हैं, मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कम प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी, वो सेल नहीं कर पाएंगी कम प्राइसेस पे। ये कंपनी ऐसा क्यों करती है, ताकि वो पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर सके, कंपटीशन से बाहर आ सके, और जब कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में क्या करती है, ज़्यादा प्राइसेस पे प्रोडक्ट को सेल करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टॉक को वैल्यू किया जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में, और क्यों किया जाता है, क्यों इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स are charged to production, while in marginal costing only variable overheads are charged to production, so here profit will differ। वही बात है जो अभी हमने पढ़ी कि किस तरीके से हम जो है कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या मेन फीचर्स हैं। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेन फीचर ये है कि जितनी भी कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है एक यूनिट की वो सेम रहती है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड की सेम रहती है, ठीक है। प्रोडक्शन में चेंज आए लेकिन फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता। मान लो कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में 100 रुपीज़ आ रहे हैं, अगर हम एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करेंगे तो उसको प्रोड्यूस करने में 100 रुपीज़ और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो पैसा आ रहा है वो हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में सेम आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की तो इससे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट तो भाई जितनी ज़्यादा यूनिट को आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही पर यूनिट क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है।
सो आई होप ये समझ आ गया होगा पॉइंट. ऑल द कॉस्ट आर क्लासिफाइड इन द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द प्रोडक्शन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा. सेकेंड जो मेन फीचर है वो है फिक्स कॉस्ट आर कंसिडर पीरियड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर एज प्रोडक्ट कॉस्ट. हैंस फिक्स कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट. क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो एक पीरियड कॉस्ट होती है, एक पीरियड के लिए फिक्स रहती है. लेकिन जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारे प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है. प्रोडक्शन में वेरिएशन आने की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं. तो इसलिए हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है वो यूज़ करते हैं. सो उसके बाद थर्ड जो फीचर आता है वो आता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. जब भी हमारे पास जो फिनिश गुड्स का स्टॉक बच जाता है या फिर जो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, तो उस केस में जो हमारी हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसको कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो ये आता है कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक डजंट अफेक्ट द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज ऑल द प्रोडक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ओपनिंग स्टॉक में और क्लोजिंग स्टॉक में उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं. तो ये मेन 4 फीचर्स थे. आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो आता है मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन क्या है और मार्जिनल कॉस्टिंग जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या होता है. सो इन फुल कॉस्टिंग, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे हर एक कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है. ऑल कॉस्ट आर क्लासीफाई इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी. जितने भी कॉस्ट हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट. ठीक है. सो इन द इनकम स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स revenue to get the gross margin or gross profit. Then administrative and selling expenses are deducted from the gross margin to arrive at net operating income. जैसे कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे हम 3 तरीके की कॉस्ट को लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो की जाती है. जो हमारी सेल होती है उसमें से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. वो ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आते हैं. चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है चाहे वो लॉस आता है, ग्रॉस लॉस आता है, ग्रॉस प्रॉफिट वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं. अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, जो भी सेलिंग कॉस्ट होती है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड शो होती है, जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट होती है. ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास नेट इनकम हमारी निकल के आ जाती है. इस तरीके से हम जो है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करके, तो किस तरीके से कॉस्ट को जो है वो निकाला जाएगा, किस तरीके से हम अपने इनकम को निकाल सकते हैं. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट होती है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर. तो जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, उन सबको हम क्या करते हैं हमारे सेल रिवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं. किसको? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हम अपने सेल्स रिवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं. ठीक है. सो जो डिफरेंस आता है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट में से अगर हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा. ठीक है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा या मार्जिन इनकम आएगी. इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो आती है हमारी फिक्स कॉस्ट और एक आता है हमारा प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर फिक्स कॉस्ट और अगर हम प्रॉफिट को ऐड ऑन करते हैं तो हमारा क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा. ठीक है. तो यही क्या है, कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालना सीखेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे. सो ऑल द फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन एंड बैलेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस. तो जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट होगी वो उस कंट्रीब्यूशन में से हम डिडक्ट करेंगे, हमारे सेल में से डिडक्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो भी हमने हमारी सेल में से डिडक्ट किया था वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को नहीं बल्कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को डिडक्ट किया था, उसके बाद हमारा प्रॉफिट आया था. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, उस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जाके हमारा प्रॉफिट आएगा. ठीक है. तो मैथमेटिकली किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेज इफ एनी. ठीक है. इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को
माइनस कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। उस कंट्रीब्यूशन को हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड और थर्ड फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ फार्मूला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ये फोर्थ मेथड है जिसका यूज़ करके हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू मेक प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट। अभी एक आ गया कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए हमारे फिक्स्ड कॉस्ट से, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नहीं तो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। सो फर्दर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन शुड बी मैक्सिमाइज व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जब भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, मान लो सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, सेल थी 1,00,000 रुपये की, इसमें से हमने हमारे वेरिएबल कॉस्ट आई 80,000 रुपये, माइनस कर दिया, हमारा कंट्रीब्यूशन आया 20,000 और हमारी फिक्स कॉस्ट है 20,000 की। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी जब हमारा ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा सेल्स थी 1,00,000 की, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 रुपये, हमारा फिर से वही कंट्रीब्यूशन 20,000 का है, लेकिन इस समय हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, 10,000 रुपये। तो हमें 10,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमारी कंट्रीब्यूशन हमेशा हमारी फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नहीं तो या तो अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल है फिक्स कॉस्ट के तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन अगर कम है फिक्स कॉस्ट से तो हमें लॉस की सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारा कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा हमारे फिक्स कॉस्ट के, इसका मतलब कंपनी ना ही प्रॉफिट अर्न कर रही है ना ही लॉस अर्न कर रही है, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मार्जिनल कॉस्टिंग का जब भी एग्ज़ाम में कंसेप्ट आता है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का भी जो है उसमें हम लिख के आ सकते हैं। और कई बार मैथमेटिकली जो इक्वेशंस आती है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पे पीवी रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, फिक्स कॉस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो इसके थ्रू भी हम कई बार क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या करता है, ये हमें बताता है कि क्या रिलेशनशिप है हमारे कंट्रीब्यूशन और सेल में, सेल और कंट्रीब्यूशन के रिलेशनशिप को जो है शो करता है। तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन द कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्ट टू टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। सेल माइनस अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो सिंपल हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट अपॉन में सेल। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल, तो इससे हम सेल को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को हम ये भी लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में सेल। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बेसिकली जो पीवी रेशियो है वो क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप शो करता है, रेशियो शो करता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल की। तो ये बात ध्यान में रखना, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। तो कंट्रीब्यूशन से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल, क्योंकि यहाँ पे इस केस में थर्ड पॉइंट में हमने सेल को कॉमन ले लिया, इसलिए 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल। ठीक है, फोर्थ में हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके लिख दिया, अपॉन में सेल सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल। ठीक है, या फिर अगर हम और यूज़ करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, कई बार क्या होता है फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम पीवी रेशियो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पीवी रेशियो डिपिक्ट्स द साउंडनेस ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन ब्रेक इवन फॉर अ प्रोडक्ट, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एंड टू नो हाउ द प्रॉफिट चेंजेस इफ चेंजेस आर मेड इन प्राइजेस, वॉल्यूम, कॉस्ट और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि कंपनी अगर क्या कर रही है कि किस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में चेंज आ रहा है। अगर कंपनी के प्राइसेस में चेंज आएगा, कंपनी की जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आ रहा है, कंपनी की कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है, कंपनी की सेल में चेंज आ रहा है, तो कंपनी के प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस रेशियो का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
उसके बाद आता है लेकिन बट पीवी ग्राफ डज नॉट शो हाउ कॉस्ट वेरीज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पीवी रेशियो को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें प्रॉफिट में चेंजेस की बात पता चलती है, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। अगर प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है तो कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए कि प्रॉफिट में चेंजेस आ रहा है किन कारणों की वजह से आ रहा है, किस रीजन की वजह से आ रहा है, प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, सेल्स में चेंज आ रहा है, कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो इसमें चेंज आने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा, उस प्रॉफिट में चेंजेस को निकालने के लिए हम पीवी रेशियो का यूज़ करते हैं। सो पीवी रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कई बार एग्जाम में हमें जो है पीवी रेशियो गिवन होता है, कंट्रीब्यूशन गिवन होता है, तो इससे ईजिली हम जो है वो सेल को निकाल सकते हैं, सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। तो कई बार हमें सेल गिवन नहीं होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग द कंट्रीब्यूशन। हम प्रॉफिट को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करके, एंड कंट्रीब्यूशन कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग द सेल प्राइस। हम अपने सेल प्राइस को बढ़ा देंगे क्योंकि कॉस्ट तो सेम है, सेल प्राइस को बढ़ा दिया तो कंट्रीब्यूशन हमारा ज़्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है। उसके बाद होता है दूसरा मेथड, क्या यूज़ कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए, डिक्रीजिंग द मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट। हम अपने प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को कम कर सकते हैं जिससे कि हमारा सेलिंग प्राइस तो सेम है, इससे क्या होगा, हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन दोज प्रोडक्ट विच हैव हाइयर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी सिर्फ एक तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, हो सकता है कंपनी जो है बहुत सारे तरीके की प्रोडक्ट बनाती है और वो कंपनी सिर्फ उन प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकती है जिससे कि कंपनी की सेल्स ज़्यादा है, कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट है, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। उन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कंपनी क्या कर सकती है, बंद कर सकती है, जिससे कि कंपनी गुड्स जो प्रॉफिट है वो अर्न नहीं कर रही, और जो रिसोर्सेज है उन गुड्स की प्रोडक्शन में लगा सकती है जहाँ से कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा सेल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में जो हमने पढ़ा, तो इसका हम एक ग्राफ भी प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से ग्राफ को प्रिपेयर किया जाता है वो देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग द पीवी ग्राफ, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ग्राफ बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलोअप करना पड़ता है। जैसे कि आपको ग्राफ के बारे में पता होता है, तो ग्राफ में एक साइड होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक साइड होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल साइड होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस। तो इसको हम देखते हैं, तो सेल्स आर डिपिक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल साइड होती है, जो एक्स एक्सिस होता है, वहाँ पे हम अपनी सेल्स को दिखाते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकल साइड होती है ग्राफ की, उस पर हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट और लॉस को शो करते हैं। तो ये इमेजिन करो, आप अच्छे से समझ जाओगे। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ग्राफ इंटू टू पार्ट। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो क्या कर रहा है, ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो लोअर एरिया है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के अगर हम लोअर एरिया पे जाते हैं, ठीक है, इट डिपिक्ट्स द लॉस एंड अपर एरिया डिपिक्ट्स द प्रॉफिट। व्हेन सेल्स इज ज़ीरो, लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्या कहा गया, सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि जो हमारी सेल है उस सेल को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे डिपिक्ट किया, दिखाया, शो किया, और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको हमने वाई एक्सिस पे शो किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी सेल क्या है, ज़ीरो है, तो जो हमारी सेल्स है वो किस पे होगी, एक्स एक्सिस पॉइंट पे होगी। ठीक है, ज़ीरो है तो, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है, ठीक है, जो एंगल बन रहा है वाई, पॉजिटिव वाई और एक्स के बीच का जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है। लेकिन जो नीचे का एरिया है एक्स, ठीक है, एक्स और नेगेटिव वाई, ठीक है, एक्स और नेगेटिव वाई की जो एरिया है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लॉस को शो करेगा। आपको पता होगा क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारे प्रॉफिट को शो करेगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हमारे लॉस को डिपिक्ट करेगा। सो एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल वॉल्यूम, प्रॉफिट इज डिपिक्ट ऑन वाई एक्सिस, बोथ द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड प्रॉफिट लाइन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेल्स और प्रॉफिट को शो करेंगे कि अगर हमारी इतनी सेल है तो इस लेवल ऑफ सेल पे इतना हमारा प्रॉफिट है। अगर ज़ीरो सेल है, ठीक है, तो हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, या फिर इतनी सेल है तो हमारा इतना प्रॉफिट है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमने बनाए एक्स और वाई, एक्स सेल्स को और प्रॉफिट को लेके, उससे हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, और जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट लाइन बोलेंगे। इसका मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सको।
द पॉइंट वेयर प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे हमारी प्रॉफिट लाइन हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे हमारे ब्रेक इवन पॉइंट। और द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन और प्रॉफिट लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा सेल्स लाइन और प्रॉफिट लाइन के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो हम फॉलो करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ग्राफ बनाने के लिए। अब हम इसको ग्राफ को देखते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इस पिक्चर में हम इजीली देख सकते हैं हमारे पीवी ग्राफ को। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्रॉफिट को कंसीडर किया, प्रॉफिट और लॉस को, और एक्स एक्सिस पे हमने सेल को कंसीडर किया है। तो जहाँ पे आपको 500,000 ये दिख रहा है, तो ये जो 1000 पे पॉइंट गया है, ठीक है, ये जो 1000 पे प्रॉफिट लाइन गई है, इस प्रॉफिट लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और इससे जो नीचे का पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, ये वाला एरिया जो है वो लॉस को डिपिक्ट करता है, और जो प्रॉफिट लिखा है ये वाला एरिया क्या करता है, कंपनी की प्रॉफिट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, और जो ये एंगल बना है, ये प्रॉफिट लाइन और जो सेल्स लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो ग्राफ है आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।